नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। यहाँ हमने देखा था, याद करिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, इसका परिभाषा, अर्थ और उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब आगे देखेंगे, आज चर्चा करेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, इनके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग डिटेल से। यहाँ पर देखें तो हमने एक ऐसा सिस्टम देखा था, चक्र जैसा देखा था। उत्तरी अटलांटिक महासागर में समुद्री जलधाराएं घड़ी के सुई के दिशा में। तो ये जलधाराओं के बारे में कल पढ़ा था, नोट भी किया था, चित्र बनाया था हमने और अच्छे से लिख डाला था। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखते हैं। तो टॉपिक उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं में अब चर्चा करते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। तो देखिए, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का ये चित्र थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं आपके सामने, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। यहां पर है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। तो देखिए, यहां पर चर्चा करते हैं समुद्री जलधाराओं के बारे में। सबसे एक एक करके बात करूंगा मैं। फोन आएगा, बिल्कुल पक्का आएगा। बहुत सारे जन हैं तो रोजाना किसी न किसी को फोन जा रहा है और वहां समस्या आपकी पूछ रहा हूं मैं, तो आप भी अच्छे से नोट करके रखिएगा। 100% फोन आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं समुद्री जलधाराओं के बारे में, अटलांटिक महासागर की जलधारा। इसको पढ़ाने के बाद एक बार फिर से परिभाषा पर आऊंगा। परिभाषा एक बार फिर से समझाऊंगा, जो हमने लिखी थी वो बढ़िया से समझ में आएगी। पहले ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। तो ये चैप्टर देखते हैं, समुद्री जलधाराएं। गर्म और ठंडी कौन सी है? उत्तरी अटलांटिक महासागर की देखी थी, ये कहलाता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इधर अब दक्षिणी अमेरिका, इधर अफ्रीका महाद्वीप और इधर की ओर होता है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका कुछ भाग दिखाई दे रहा है, इधर महासागर है, नाम कहलाता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। जलधाराओं के बारे में लिख चुके हैं हम, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में लिख चुके हैं। देखिए, मैं एक बार आपको चित्र दिखाता हूं। यहाँ पर हमने नोट किया था यहाँ की ठंडी और गर्म जलधाराएं। गर्म जलधाराएं कौन सी है, ठंडी जलधाराएं कौन सी है, यह हमने चर्चा की थी सार्गेसो सागर, ग्रैंड बैंक के बारे में, और यहीं पर हमने चर्चा की थी डागर बैंक के बारे में, और नोट लगाकर गल्फ स्ट्रीम के बारे में कुछ लिखा था। तो लिख दिया उत्तरी अटलांटिक महासागर के प्रमुख जलधाराओं के बारे में, गर्म और ठंडी कौन कौन सी है, और वो सिस्टम तो आपको याद रखना है सारा जो मैंने आपके सामने बोला था। तो ये कहलाएगा यहां पर उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा। आप देखते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में। तो यहां पर आते हैं, देखिए, पवने पड़ी थी हमने दक्षिणी गोलार्ध में। 0 डिग्री के दक्षिण में है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में पवने चलती है इस प्रकार से, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने कहा जाता है। ये इनके जाने की दिशा है, नाम कहलाते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। जैसे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से उत्तरी गोलार्ध में चलता है जल, वैसे ही इधर से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भी आगे जलधाराएं बढ़ेगी, जल आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं जल के बारे में चर्चा करते हैं। पहले एक टॉपिक को समझते हैं, फिर आपके जो भी कमेंट है अच्छे से देखूंगा, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, उससे जल होता है वो समुद्री जल में गति उत्पन्न होती है, और काफी आगे जाएगा। इधर हवाएं चलती है, नाम कहलाती है पछवा पवनों के नाम से जाना जाता है। तो ये देखे कहलाती है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। सेम बिल्कुल बात यही दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ऐसे पवने चलेगी, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने जब ऐसे आगे बढ़ेगी तो इधर की ओर जल भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। जल इधर की ओर गति करेगा, तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा समुद्री जल क्या होता है, आगे बढ़ता है। समुद्री जल लगातार आगे बढ़ता है। तो जलधारा चलेगी समुद्री दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के समानांतर
भूमध्य रेखा के समानांतर जल यहाँ पर आगे बढ़ेगा। इस जलधारा का नाम कहलाता है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। ये जलधारा कहलाएगी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। तो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के समानांतर दक्षिणी विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जलधारा है। 0 डिग्री पर होगी तो हमेशा क्या होगी? गर्म जलधारा होगी। आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर वही देश जो मैंने चर्चा की थी, देश का नाम कहलाता है ब्राजील। ब्राजील देश के तट से टकराएगी। टकराने के बाद 2 भागों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा उत्तरी विषुवतीय जलधारा को बल प्रदान करेगा और दूसरा हिस्सा ब्राजील की गर्म जलधारा के रूप में क्या होगा? आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दूसरा हिस्सा यहाँ पर इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और ब्राजील की गर्म जलधारा के रूप में बढ़ता चला जाएगा। तो कहलाता है ब्राजील की गर्म जलधारा। ब्राजील देश के नाम के आधार पर इस जलधारा का नाम पड़ जाता है ब्राजील की गर्म जलधारा, क्योंकि दक्षिणी विषुवतीय जलधारा यदि गर्म है तो ब्राजील की जलधारा भी क्या होगी? गर्म जलधारा होगी, ब्राजील देश के नाम के आधार पर। यहाँ पर 2 बातें हमने समझी, 2 जलधाराएं। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा समानांतर आगे बढ़ेगी, ब्राजील देश से टकराएगी। उत्तरी भाग है वो उत्तरी विषुवतीय जलधारा बल प्रदान करेगा। दक्षिणी भाग है ब्राजील देश के तट के सारे ब्राजील की गर्म जलधारा के रूप में बहता है। इस प्रकार से कच्चा चिट्ठा भी बनाऊंगा, इसका तो बहुत सरल होगा, केवल इतना सा बनाना होगा, जरूर बनाऊंगा और समय नहीं लगाऊंगा, बहुत जल्दी करूंगा आपके सामने। तो ये जलधारा कहलाती है ब्राजील की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर देखिएगा पछुआ पवनों का प्रभाव है। यहाँ हमने एक बात पढ़ी थी, याद करिए, जितना इधर दक्षिण में जाएंगे यहाँ पर कौन सी पवनें? पछुआ पवनें। पछुआ पवनों के प्रभाव से समुद्री जल क्या होगा? इधर की ओर आगे बढ़ेगा। समुद्री जल आगे बढ़ेगा यहाँ पर पछुआ पवनों के प्रभाव से। तो पछुआ पवनों के प्रभाव से समुद्री जल में गति उत्पन्न होगी पछुआ पवनों के। तो ऐसे पवनें चलेगी, पवनों का नाम कहलाता है पछुआ पवनें। इधर से इधर की ओर ये ऐसे पछुआ पवनें चलेगी। यहाँ इन सभी जगहों पर पछुआ पवनों का जब प्रभाव होगा तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जल आगे बढ़ेगा। ये जो बात दर्शाई, इसको मैं एक विश्व नक्शे में दर्शा रहा हूँ, जरा एक बात समझिएगा। इसी चीज को मैं विश्व नक्शे में एक बार दर्शाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जरा समझिएगा। तो यहाँ पर पछुआ पवनों का प्रभाव होगा इधर की ओर। पछुआ पवनों के प्रभाव से समुद्री जल क्या होगा? इन सभी जगहों पर, पूरे सारे महासागरों में पछुआ पवनों के प्रभाव से समुद्री जल होगा इधर की ओर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से समुद्री जल है, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। ऐसे यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में समुद्र का जल है, वो आगे बढ़ेगा पछुआ पवनों के प्रभाव से। पछुआ पवनों के प्रभाव से अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग है। पछुआ पवनों के प्रभाव से समुद्री जल में गति उत्पन्न होगी और समुद्री जल में जब गति उत्पन्न होगी तो ये जल जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट। देखिए, इधर है पश्चिम दिशा और ये दिशा कहलाती है पूर्व दिशा। पछुआ पवनों के प्रभाव से समुद्री जल है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ता है। इस जलधारा का नाम कहलाता है पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा। पश्चिमी पवन, पछुआ पवनों कह सकते हैं पश्चिमी पवन, पछुआ का मतलब पश्चिमी होता है। पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा, पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा के रूप में जल होता है, वो आगे बढ़ता है। पछुआ पवनों के प्रभाव से समुद्री जल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ता है। इससे नाम दिया जाता है पश्चिम पवन अपा जलधारा। एक मोटी जलधारा है, अंटार्कटिका के बिल्कुल निकट है। इधर ही दक्षिण महाद्वीप पे अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका का बर्फ इसमें पिघल कर आता रहेगा लगातार। अंटार्कटिका का बर्फ आएगा ठंडा, तो ये जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा, क्योंकि 0 डिग्री से वैसे भी दूर है और दूसरा अंटार्कटिका का ठंडा जल आ रहा है। अंटार्कटिका का ठंडा जल इसमें लगातार मिलता रहेगा। जलधारा कहलाएगी पश्चिमी पवन अपा जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी पवन अपा जलधारा एक ठंडी जलधारा है। इसमें ध्रुवीय क्षेत्र से ठंडा जल लगातार आकर मिलता रहता है। अंटार्कटिका क्षेत्र का नाम कहलाती है ठंडी जलधारा। पश्चिमी पवन अपा जलधारा के नाम से जानी जाती है। लगातार ये तीनों महासागरों में बहेगी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और पूरे ग्लोब का हमेशा 24 घंटे चक्कर काटती रहती है। 24 घंटे चक्कर काटेगी, नाम कहलाता है पश्चिमी पवन अफवाह जलधारा। पश्चिमी पवन अफवाह जलधारा।
तो ये जलधारा संपूर्ण विश्व का टोटल सभी महाद्वीपों का सभी महासागरों का चक्कर काटती है। 24 घंटे चलने वाली जलधारा नाम कहलाती है पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा के नाम से जानी जाती है। यही सेम बात मैं आपको यहाँ वाली बात है जो इस अटलांटिक महासागर की उस मैप में दर्शाऊंगा, देखिएगा यहाँ पर जो दर्शाया है यहाँ देखिएगा। तो यहाँ पर पछुआ पवनों के प्रभाव से एक जलधारा प्रवाहित होती है, नाम कहलाते हैं पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा के नाम से। इसका नाम कहलाएगा पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा। ये जो मैंने चर्चा की आपके सामने, पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा यहाँ से होकर बहेगी। तो इधर देखिएगा यहाँ पर एक जलधारा बहेगी, बड़ी मोटी सी जलधारा होगी, नाम कहलाएगी पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा। इधर से होकर बहेगी, बड़ी जलधारा है, अंटार्कटिका महाद्वीप के निकट है, तो होगी ठंडी जलधारा का उदाहरण है, नाम कहलाएगा पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा। तीनों महासागरों में काम आएगी जब हम पढ़ेंगे अटलांटिक, प्रशांत, हिंद, पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा। पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो कि संपूर्ण ग्लोब का अर्थात पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर काटती रहती है और चक्कर काटेगी, लगातार आगे बढ़ती रहेगी, ठंडी जलधारा है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, यहाँ मैं लाकर थोड़ा सा इस बिंदु को रोककर और समझाऊंगा, देखिएगा। यहाँ पर एक द्वीप है, द्वीप का नाम कहलाता है फॉकलैंड द्वीप के नाम से। द्वीप का नाम कहलाता है फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप। यहाँ पर हमने पढ़ा था जलधारा आगे बढ़ती है, जलधारा का नाम कहलाता है ब्राजील की जलधारा के नाम से। इधर जलधारा आ जाती है, नाम कहलाते हैं पश्चिम पवन अपवाह जलधारा के नाम से। तो मेरा एक उदाहरण सुनना, उसके बाद में मैं आपके सामने पुनः आऊँगा। यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल अच्छे समझिएगा। यहाँ पर क्या सिस्टम है ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा, तो जरा समझिएगा। यहाँ पर एक उदाहरण समझना मेरा। तीन पात्र हैं ए, बी और सी, बर्तन जैसे हैं। यहाँ पर इसमें 10 लीटर जल है, इसमें 2 लीटर जल है और इसमें भी यही मेरा उदाहरण समझिएगा। मैं उदाहरण यहाँ पर अच्छे से बताऊंगा, इसको अच्छे से देखिएगा। 2 लीटर जल, ये जो जल है वो जल है ठंडा जल है, 2 लीटर जल है ठंडा, 20 लीटर जल भी है ठंडा, और ये 5 लीटर वाला जो जल है ये जल कैसा है, ये गर्म जल है। 5 लीटर वाला जो जल दर्शा रहा हूँ ये गर्म जल है। 2 लीटर ठंडा, 5 लीटर गर्म और 20 लीटर ठंडा। ये उदाहरण समझ लीजिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी। 2 लीटर ठंडा जल मैं यदि 5 लीटर वाले में डालता हूं तो 5 लीटर वाला क्या ठंडा हो जाएगा? नहीं, ये अभी भी गर्म रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, जल की मात्रा ज़्यादा है। 2 लीटर वाला जल अगर इसमें डालूंगा ठंडा जल तो ये अभी भी क्या रहेगा, गर्म रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, अर्थात गर्म है, वो क्या है, जल ज़्यादा है। अब ये वाला जल मैं डाल देता हूँ इसके अंदर ठंडे वाले में, तो ये जब गर्म जल और ठंडा जल मिक्स जल यहाँ पर डाला तो ये अभी भी क्या रहेगा, ठंडा, क्योंकि इसमें जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। इसमें जल की मात्रा ज़्यादा है तो ये जल अभी भी रहेगा ठंडा। सेम बात यहाँ पर, ये जो जलधारा है इसी से तुलना करूँगा, आप देखिएगा, ये जलधाराओं की तुलना करने वाला हूँ। ये जलधारा कहलाएगी पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा है, पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा। ये कहलाती है यहाँ पर ब्राजील की जलधारा, ब्राजील जलधारा। और ये मैं यहाँ पर दर्शाऊंगा फॉकलैंड की ठंडी जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। तो देखिएगा यही बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल कर आएगी। उदाहरण देखिएगा और यहाँ पर समझिएगा। 2 लीटर ठंडा जल गर्म में डाला तो ये गर्म ही रहा, 5 लीटर वाला। 5 लीटर वाला गर्म जल जब ठंडे में डालेंगे 20 लीटर तो ये ठंडा ही रहेगा, क्योंकि इसमें जल की मात्रा क्या है, अधिक है। सेम बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर समझिएगा,
ये जब पश्चिमी पवन अपा जलधारा बिल्कुल अधिकांश भाग तो सीधा निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भाग क्या होगा, यहाँ पर आकर इसी जलधारा का टकराएगा फॉकलैंड द्वीप से, और टकराने के बाद यहाँ पर उत्तर की ओर जाएगा और गर्म ब्राजील की जलधारा में मिल जाता है। जलधारा का नाम कहलाता है ब्राजील की जलधारा। ये जलधारा का नाम कहलाएगा फॉकलैंड जलधारा के नाम से। इसका मैं नाम इधर लिख रहा हूं, फॉकलैंड जलधारा, फॉकलैंड जलधारा। ये जो मैंने जलधारा दर्शाई ये कहलाती है फॉकलैंड की जलधारा के नाम से। पश्चिमी पवन अपा जलधारा का जल यदि ठंडा है तो इसी जलधारा का कुछ भाग यहाँ आकर टकराएगा, फॉकलैंड द्वीप से टकराकर उत्तर दिशा में जाएगा। ये जल यदि ठंडा है तो फॉकलैंड की जलधारा भी क्या होगी, ठंडी होगी, और ये जाकर मिल जाएगी ब्राजील की गर्म जलधारा में। देखिए फॉकलैंड की जलधारा एक बहुत ही छोटी जलधारा है, 2 लीटर के समान हुई, ठंडा जल है। ये जाकर मिलेगा अपेक्षाकृत एक बड़ी जलधारा में, ब्राजील की जलधारा में, जो कि क्या है, गर्म है। ब्राजील की जलधारा गर्म में, फॉकलैंड की जलधारा जब जाकर मिलेगी ठंडी तो ब्राजील की जलधारा क्या रहेगी, गर्म ही रहेगी। और ये जब ब्राजील की जलधारा आगे जाएगी और पश्चिमी पवन अपा जलधारा में जाकर मिलेगी तो पश्चिमी पवन अपा जलधारा एक बड़ी जलधारा है, 20 लीटर वाली, ठंडा जल है, तो ये जल भी क्या रहेगा, ठंडा ही रहेगा। तो यहाँ पर सेम उदाहरण वही दिया है, यहाँ फॉकलैंड की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, गर्म जलधारा ब्राजील में जाकर मिली, बड़ी जलधारा है, तो ये जल अभी भी क्या रहा, ब्राजील वाला गर्म। और ब्राजील की जलधारा जाकर मिल जाएगी पश्चिमी पवन अपा जलधारा में, ज़्यादा मोटी जलधारा में, तो ये जल अभी भी क्या रहेगा, ठंडा जल रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर फॉकलैंड की जलधारा ठंडी, ब्राजील की जलधारा गर्म, और ये फॉकलैंड की जलधारा ब्राजील, ब्राजील वाली पश्चिमी पवन अपा जलधारा में जाकर मिल जाएगी। अधिकांश भाग सीधा निकल जाएगा, लेकिन पश्चिमी पवन अपा जलधारा जाकर टकराती है कुछ भाग अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर, दक्षिणी और ये कहलाएगा पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर जाकर टकराएगी, और टकराने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ेगी। इस प्रकार इसी जलधारा का भाग होगा पश्चिमी पवन अपा जलधारा का। ये जलधारा का नाम कहलाता है बेंगुएला की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा। तो बेंगुएला की जलधारा क्या होगी, ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि इसी जलधारा का भाग है। तो बेंगुएला की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, और ये आगे बढ़ेगी और जाकर दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में मिल जाती है। इस प्रकार दक्षिणी अटलांटिक महासागर में समुद्री जलधाराएं एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण करती है। घड़ी के सुई के देखिए विपरीत दिशा में चक्र यहाँ पर होता है, तो ये कहलाती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जलधाराएं घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलेगी और अब एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण कर रही है। यहाँ की प्रमुख गर्म जलधारा दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ब्राजील की जलधारा ये गर्म है, फॉकलैंड की जलधारा ठंडी, और यहाँ पर पश्चिम पवन अपा जलधारा ठंडी, और ये बेंगुएला की जलधारा ठंडी जलधारा है। इस प्रकार दक्षिणी अटलांटिक महासागर में समुद्री जलधाराएं घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चक्र को पूरा करती है। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में यहाँ पर चक्र का निर्माण करती है। बात समझ में आई या नहीं, कमेंट करके बताएं मुझे जरा। ये हमने चर्चा की दक्षिणी अटलांटिक महासागर के समुद्री जलधाराओं के बारे में। ये बातें समझ में आई या नहीं, ये जरा मुझे कमेंट करके बताएं। बातें समझ में आई तो मुझे कमेंट करके बताएं। समझ में आई या नहीं, बढ़िया समझ में आ गई। सर ये जलधारा उत्पन्न कैसे हुई? व्यापारिक पवनों के द्वारा उत्पन्न हुई है। व्यापारिक पवनें जब यहां से चल रही है तभी जल क्या हुआ, आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये पवनें क्यों चल रही है? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी घूमेगी तो हवाएं आगे बढ़ेगी। बात समझ में आई या नहीं, बताइए। सारे टॉपिक पढ़ाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, सारे टॉपिक आएंगे, जितने भी आपके जुड़ रखे हैं सब कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे यहां पर अच्छे से। आ गया समझ में? बढ़िया से। एक बार जरा जल्दी से बोल रहा हूं, दोबारा एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं सारी बातें, वो सिस्टम अच्छे से एक बार सुनिएगा। अच्छे सुनेंगे तो एक बार पुनः रिपीट कर दूंगा, इंपॉर्टेंट है तो एक बार पुनः रिपीट इसको करूंगा। 2-4 मिनट का समय लेकर 2 मिनट में इसको एक बार रिपीट करता हूं।
देखें यहां पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, यहां पर ग्लोब में हम देखते हैं पवने, पवनों का नाम कहलाता है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। ये पवने चलती दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के नाम से। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने दक्षिण गोलार्ध में चले गए ऐसे, तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा समुद्री जल में गति उत्पन्न होती है, नाम कहलाती है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। जल आगे बढ़ेगा, नाम कहलाता है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। दक्षिणी गोलार्ध में नाम दक्षिणी, विषुवतीय कहलाता है इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल करंट। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा आगे बढ़ेगी, एक गर्म जलधारा है, ब्राजील देश से टकराती है। एक भाग उत्तर दिशा में उत्तरी विषुवतीय जलधारा बल प्रदान करता है, दूसरा भाग ब्राजील देश के तट के सहारे ब्राजील की गर्म जलधारा के रूप में आगे बहता है। ब्राजील की गर्म जलधारा के रूप में आगे बहेगा, और लेकिन यहां पर पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जल आगे बढ़ता है, क्योंकि यहां पर चलती है ऐसे पछुआ पवने, और पछुआ पवनों के प्रभाव से जल होता है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ता है, नाम कहलाता है पश्चिमी पवन अपा जलधारा के नाम से। तो पश्चिम पवन अपा जलधारा अधिक ठंडी जलधारा, अंटार्कटिका क्षेत्र का बर्फ इसमें आकर लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडी जलधारा होगी। इसी ठंडी जलधारा का एक भाग यहाँ फॉकलैंड द्वीप से आकर टकराता है, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा के रूप में बहता है, और यही आकर ब्राजील की गर्म जलधारा में मिल जाता है, और ब्राजील की गर्म जलधारा अंततः आकर मिलती है पश्चिमी पवन अपा जलधारा में। तो पश्चिमी पवन अपा जलधारा मिलती है और ये आगे बह जाती है। अधिकांश भाग अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण दिशा से गुजर जाता है, लेकिन कुछ भाग अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी किनारे से टकराता है। टकराने के बाद उत्तर दिशा में आगे बढ़ता है। ये जलधारा ठंडी है, तो बेंगोला की जलधारा भी क्या होगी, ठंडी, और अंततः उत्तर दिशा में आगे बढ़ती है और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार यहाँ पर जाकर मिलेगी, तो ऐसा चक्र घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण होता है, नाम कहलाती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जल धाराएं। तो यहां पर देखिए महाद्वीपों के पश्चिम भागों में ठंडी समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है, ये मरुस्थलों के निर्माण में योगदान देती है। इसलिए यहां पर देखिए मरुस्थल का निर्माण हो जाता है, नाम पढ़ा था, यहाँ दो मरुस्थल बन जाते हैं। एक का नाम कहलाता है नामीब का मरुस्थल, पढ़ा था हमने, याद करिए मरुस्थल टॉपिक में। और दूसरा मरुस्थल है, नाम कहलाता है कालाहारी मरुस्थल। इस प्रकार बेंगोला की जलधारा महाद्वीपों के पश्चिम भागों में मरुस्थलों के निर्माण में सहायक होती है, नमी को आकर्षित करती है, ठंडी जलधारा नमी को खींचती है, तो नामीब के मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल का यह निर्माण हो जाता है। तो महाद्वीपों के पश्चिम भागों में प्रवाहित होने वाली ठंडी समुद्री जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिम भागों में मरुस्थलों के निर्माण में सहायता करती है। अफ्रीका महाद्वीप के इस दक्षिणी पश्चिमी भाग में नामीब और कालाहारी मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। तो ये सारा हमने यहाँ पर पढ़ा, नामीब का मरुस्थल इत्यादि सारी यहाँ पर बातें। कच्चा चिट्टा आपके सामने बना दे रहा हूँ, ये तो बहुत सरल है कच्चा चिट्टा, ये वाला तो इसका मैं आपके सामने बना ही देता हूँ। तो अगला यहीं पर देखिएगा, तो यहां पर देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीरो डिग्री की रेखा, जीरो डिग्री,
सरल सा चित्र है यहाँ पर तो महाद्वीपों का। ये कहलाएगी पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा। पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा। ब्राजील जलधारा। ब्राजील की गर्म जलधारा। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। साउथ इक्वेटोरियल करंट। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म। ब्राजील की जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, पश्चिम पवन अपवाह जलधारा। यहां पर जलधारा के नाम में कहलाती है बेंगोला की ठंडी जलधारा। यहां पर दो मरुस्थल है, मरुस्थलों के निर्माण है यहां पर नामीब मरुस्थल और ये कहलाता है कालाहारी मरुस्थल। और ये नाम कहलाएगा फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। यहां पर देश का नाम कहलाता है ब्राजील। ये चित्र हो गया यहां पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में समुद्री जलधाराओं का चक्र। यहां पर जो चक्र चलता है ये होगा एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण होता है। एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण होता है। समुद्री जलधारा कहलाती है दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ब्राजील की जलधारा, पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा, ये ठंडी होगी। और यहाँ हमने पढ़ा था ठंडी जलधारा, इसका नाम कहलाता है बेंगोला की जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म, बेंगोला की जलधारा ठंडी। ये सारी बातें यहाँ पर मैंने नोट कर दी। और ये महाद्वीप का नाम कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। ये कर दिया दक्षिणी अटलांटिक महासागर की समुद्री जलधाराओं के बारे में। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म जलधारा है। दूसरा केवल इसको एक पार्ट है, इसका नामकरण नहीं है, लेकिन ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा को बल प्रदान कर रही है। उत्तरी विषुवतीय जलधारा चलती है उत्तरी अटलांटिक में, उसको बल प्रदान कर रही है, दो हिस्सों में बट जाती है। तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा को बल प्रदान करती है। इसका कोई नामकरण नहीं है, छोटा सा भाग है, लेकिन ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा बल प्रदान करती है, नामकरण नहीं। इनके नामकरण है जो आपके सामने लिख दिए। ये कहलाती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की समुद्री जलधाराएं।
कालारी मरुस्थल में बुस्मैन जनजाति, नामी मरुस्थल में खोई जनजाति, सारा मरुस्थल में नाम कहलाती है बद्दू जनजाति। पढ़ा था हमने, याद करिए, कालारी के बुस्मैन और नामीब में खोई जनजाति, ये हमने यहां पर पढ़ा था। बिल्कुल। फॉकलैंड द्वीप के पास भी क्या होगा, गर्म व ठंडी जलधारा मिलेगी, मछली पालन क्षेत्र का विकास होगा, जरूर होगा। तो यहां पास में देश है अर्जेंटीना, मछली पालन क्षेत्र का यहां पर विकास होगा, लेकिन ऐसा कोई खास नामकरण नहीं दिया गया। मछली पालन क्षेत्र जरूर बनेगा, लेकिन जैसे ग्रैंड बैंक, डागर बैंक था, वैसा नामकरण नहीं है। नामकरण होता तो मैं जरूर आपके सामने लिख दिया होता। तो ये मछली पालन क्षेत्र कहलाता है। यहां पर मिलने से बनेगा फॉकलैंड की जलधारा ब्राजील के गर्म जलधाराओं के मिलने से। हो गया, तो नोट कर लेते हैं अब हम। चित्र बना लीजिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, चित्र अच्छे से बनाइए, फिर आगे हम इसको लिख डालेंगे। समझ गए होंगे बढ़िया से मेरे हिसाब से। कच्चा चिट्टा भी हो गया है, तो सिंपल सा चित्र है। देखिए, दक्षिण में ज्यादा जलधाराओं के नाम नहीं है, उत्तर में थी ज्यादा जलधाराएं। सबसे कठिन वाला पार्ट था वो उत्तरी अटलांटिक महासागर का था, और सबसे सरल वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। दक्षिण के जो भी पार्ट होंगे, दक्षिण के महासागर, चाहे वो दक्षिणी प्रशांत हो, दक्षिणी इंडो, दक्षिण वाले बहुत ही सरल होंगे, और उत्तर वाले थोड़े से अपेक्षाकृत क्या होंगे, कठिन होंगे। हाँ, आधे मिनट का, 1 मिनट का समय और लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लिख डालते हैं इसको। अभी कंप्लीट कर लेंगे इसको लिखकर। ये महाद्वीप कहलाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की समुद्री जलधाराएं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की समुद्री जलधाराएं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसी में आगे लिख डालते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में, गर्म और ठंडी जलधाराएं। तो नोट करिएगा नीचे, चित्र के नीचे, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराएं व ठंडी जलधाराओं के यहां पर नाम। तो पहला देखिएगा नाम यहां पर, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। दूसरी जलधारा नाम कहलाती है ब्राजील की जलधारा, ब्राजील जलधारा, ब्राजील की जलधारा। ये दोनों ही गर्म जलधाराएं हैं, और ठंडी जलधाराओं में नाम है पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा। और दूसरा नाम कहलाता है फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा। और तीसरा कहलाता है बेंगुएला की जलधारा। ये यहां पर 5 जलधारा है, 5 के हमने नाम दे दिए।
तो ये कहलाती है गर्म समुद्री जलधाराएं और ठंडी समुद्री जलधाराएं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर के समुद्री जलधाराओं के बारे में यहीं पर एक नोट लगाकर बात लिख रहा हूं इसके सामने। उत्तरी अटलांटिक महासागर में समुद्री जलधाराएं घड़ी के सुई के दिशा में और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में समुद्री जलधारा घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चक्रों को पूरा करती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में घड़ी के सुई के दिशा में एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में समुद्री जलधाराएं घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई की दिशा में चक्र को पूरा करती है। ये यहां पर नोट कर लीजिए, बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। बातें समझ में आ गई होगी अच्छे से, तो बढ़िया से यहां पर देखिए, अच्छे समझना है, अच्छे से पढ़ना है। ये अटलांटिक महासागर का समझ में आ गया तो प्रशांत महासागर का भी बढ़िया से समझ में आएगा और हिंद महासागर का भी आएगा, क्योंकि ये सबसे जटिल पार्ट थे, जटिल पार्ट था। खासतौर से उत्तरी अटलांटिक वो समझ में आएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, और उम्मीद करता हूं दोनों ही समझ में आ गए होंगे। प्रशांत अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक दोनों ही, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नोट कर लीजिए, नोट ये जो नोट लगाकर बात लिखी है इसको भी जरा अपने बुक में लिख डालिए, नोट यहाँ पर लगाकर बात लिख लीजिए। उत्तरी अटलांटिक में क्लॉकवाइज, दक्षिणी अटलांटिक में एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण होता है। ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। ये सारी बातें नोट कर ली हमने, और अब आगे चर्चा करेंगे हम प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। प्रशांत महासागर की जलधाराएं अच्छे से बना लीजिए, लिख लीजिए, हो गया होगा मेरे ख्याल से। वर्णन कर दिया ना, अब आपके सामने सारा ही वर्णन कर दिया। देखिए, वर्णन कर दिया, लिख दिया, यहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण, ये सारी बातें समझा चुका। बस उस चक्र को समझ के, चित्र देख के बस अपने आप याद कर लेना है, और क्या। ये चित्र देखना है, उत्तरी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ब्राजील की जलधारा गर्म ब्लैक में जो लिखी, व्हाइट में जो लिखी वो ठंडी जलधारा है। बस ये चक्र जैसा लिखवा दिया मैंने। सारा बातें लिखवाने से तो कोई सेंस नहीं, यहां पर जो आप समझ लिया, और नाम हमने गर्म और ठंडी के लिख लिए, ठीक है। अब आते हैं यहां पर लेके, अब आते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं। देखिए, यहां पर आएगी प्रशांत महासागर, लेकिन एक बात देखिएगा, प्रशांत महासागर में भी यहां पर कौन सी जलधारा प्रवाहित होगी? पश्चिमी पवनप्पा जलधारा। यह कहलाएगा प्रशांत महासागर। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम दिशा में, और इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में, ये जो जल का भाग और इधर जो जल का भाग है मिलाकर कहलाएगा प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें इसमें देखते हैं, चर्चा करते हैं। प्रशांत महासागर की जलधारा, उससे पहले मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था, इसकी परिभाषा में एक बार आपको पुनः लिखवाऊंगा। तो परिभाषा एक बार आपको दिखाता हूं, वो जरा समझिएगा। हमने यहां पर लिखा था, देखिए परिभाषा में,
समुद्री जलधाराएं विशाल जलाशय जो निश्चित दिशा में, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में निश्चित दिशा में जाती है क्लॉकवाइज, और दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज चक्र। समुद्री जलधाराएं विशाल जलाशय जो निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक पूरे उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब में चक्कर काटती है, लंबी दूरी तक बिना रुके निरंतर, बिना रुके 24 घंटे हमेशा प्रवाहित होती है, बिना रुके निरंतर प्रवाहित होती रहती है, समुद्री जलधाराएं कहलाती है। समुद्री जलधाराएं उष्ण कटिबंधीय एवं विषुवतीय क्षेत्र से, इक्वेटर से गर्म जल को ध्रुवीय क्षेत्र की ओर और ध्रुवीय क्षेत्र से ठंडे जल को उष्ण कटिबंधीय विषुवतीय क्षेत्र की ओर लाने का कार्य करती है। इस प्रकार समुद्री जलधाराएं अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन, ऊष्मा संतुलन इसलिए ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडा, तो तापमान का क्या होगा बैलेंस होगा, संतुलन स्थापित होगा, तो जलधाराएं कहलाती हैं अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन का कार्य करती है। पुनः देख लीजिए चित्र यहां पर जो लिखवाया, कई जन कह रहे हैं सर एक बार वापस दिखाएं, तो ये लिखा आपके सामने, अच्छी तरह समझ में आ रहा है, लिखने दे एक बार, चलिए जल्दी से लिखिए। लिख लीजिए जल्दी, आधे मिनट का समय और फटाफट लिख डालें। गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, और ये नोट करने लायक जो बात थी आपके सामने लिखी, जल्दी जल्दी से नोट करिए, फिर अगले टॉपिक पे इसी में हम चर्चा करते हैं। गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, यहां पर नोट की हमने जो बातें की ये सारी हो गया, ठीक है। ये देखिए पक्का चिट्टा भी कह रहे हैं, दिखा दें एक बार, तो ये भी आपके सामने दिखा दिया, एक बार जरा अच्छे से देख लीजिए। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म, ब्राजील की जलधारा गर्म, फॉकलैंड की जलधारा ठंडी, और पश्चिम पनोपा जलधारा ठंडी, बेंगुएला की जलधारा ठंडी। यहाँ पर लिखा है नामीब का मरुस्थल, इधर कहलाता है कालाहारी का मरुस्थल। दो मरुस्थलों के यहाँ पर नाम लिखे हैं। सारा हमने चर्चा कर दी। यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर की समुद्री जलधाराएं। अब देखिएगा यहां पर हम चर्चा करेंगे, हमारे चार्ट के अनुसार ही चलेंगे, बिल्कुल चार्ट में जैसा देखा था। प्रशांत महासागर की समुद्री जलधाराएं, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में चर्चा करते हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं, तो प्रशांत महासागर की लोकेशन बता रहा हूं, जरा अच्छे से देखिएगा जल्दी से, और उस टॉपिक पे आते हैं। प्रशांत महासागर उत्तरी व दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में, यह कहलाएगा प्रशांत महासागर। और यही महासागर का भाग उधर की ओर चला जाएगा, गोल है ग्लोब, तो यह कहलाएगा प्रशांत महासागर के नाम से। तो एशिया व ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में, उत्तरी व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम दिशा में जो महासागर फैला है नाम कहलाता है, इसे कहा जाता है प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। इसी का चित्र मैं आपके सामने थोड़ा बड़ा लेके आ रहा हूं, यह कहलाता है प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, मध्य में जो इधर सागर है, सागर का नाम कहलाता है प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर नाम लिख रहा हूं, देखिए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यह कहलाएगा यहां पर दक्षिणी अमेरिका, यह कहलाता है ऑस्ट्रेलिया, और यह कहलाता है भाग महाद्वीप का नाम कहलाता है एशिया महाद्वीप। मध्य में जो सागर है प्रशांत महासागर कहलाता है। यहीं पर हम लोग चर्चा करते हैं जलधाराओं के बारे में। यहां पर एक रेखा गुजरती है, रेखा का नाम कहलाती है भूमध्य रेखा, इक्वेटर के नाम से। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, इक्वेटर जिसे हम कहें भूमध्य रेखा, यह कहलाएगा उत्तरी प्रशांत और यह कहलाएगा दक्षिणी प्रशांत। उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर की पहले सरल जलधाराएं, पहले अब इसके बारे में चर्चा करेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। वही बिल्कुल सेम तरीका, दक्षिण पूरी व्यापारिक पवनें चलेगी दक्षिण गोलार्ध में,
दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा समुद्री जल दक्षिणी गोलार्ध है तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें चलेगी। तो यहां पर देखिएगा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, यहां पर है देखिए दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के बारे में। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें चलेगी और इन्हीं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा समुद्री जल में गति उत्पन्न होगी, नाम कहलाएगी इसका दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। तो देखिए यहां पर ये जो जलधारा चलेगी यहां पर आगे बहेगी, जलधारा का नाम कहलाएगा दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। जैसा अटलांटिक में थी बिल्कुल सेम वैसे ही दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। तो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के समानांतर दक्षिणी विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होती है और जब जाकर टकराएगी, टकराने के बाद में यहां पर द्वीप है, द्वीप का नाम कहलाता है पापुआ न्यू गिनी द्वीप, द्वीप का नाम कहलाता है पापुआ न्यू गिनी द्वीप। आपका कोई भी डाउट है यहीं पर प्रश्न पूछ लीजिए कमेंट के रूप में, मैं जवाब दूंगा। सर पैटागोनिया मरुस्थल के निर्माण में फॉकलैंड की ठंडी जलधारा का योगदान है, बिल्कुल है। पैटागोनिया मरुस्थल के निर्माण में फॉकलैंड की ठंडी जलधारा का योगदान देखा जाता है, क्योंकि यहां से मरुस्थल से इसके निकट में ही है इधर पैटागोनिया मरुस्थल, कुछ मात्रा में योगदान है फॉकलैंड की ठंडी जलधारा का, क्योंकि यहां पर जलधारा निकलती है, नाम कहलाती है फॉकलैंड की ठंडी जलधारा कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर दक्षिणी विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होती है। प्रवीण जी आपका कोई भी सवाल हो यहीं पर पूछ लीजिए, अलग से डाउट क्लास के बारे में तो अभी नहीं करेंगे, यहीं पर आपका कोई प्रश्न हो, टॉपिक रिलेटेड प्रश्न मैं तो वहीं पर ले लिया करता हूं, टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न हो आप वहीं पर पूछ लीजिए, यहीं पर आपका जवाब दे दूंगा। पूछिए आपका कोई प्रश्न है तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा दक्षिणी विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होती है, बिल्कुल सेम जैसा दक्षिणी अटलांटिक में थी। यह एक गर्म जलधारा है, आगे बढ़ेगी यह जलधारा, पापुआ न्यू गिनी द्वीप से टकराएगी, एक भाग वही उत्तरी विषुवतीय जलधारा को बल प्रदान करेगी, दूसरा भाग यहां पर बढ़ेगा दक्षिणी विषुवतीय, इधर दक्षिणी विषुवतीय जलधारा टकराएगी, एक भाग दक्षिण दिशा में जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश के देखे पूर्व दिशा में जलधारा का नाम कहलाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म जलधारा होगी, क्योंकि ये जलधारा गर्म है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, तो ये जलधारा भी क्या होगी गर्म, क्योंकि दक्षिणी विषुवतीय जलधारा इसी का दक्षिणी विषुवतीय जलधारा का ही भाग है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये जलधारा भी गर्म होगी। और यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था, याद करिए, यहाँ से एक जलधारा प्रवाहित होती है, मोटी जलधारा का भाग है, नाम कहलाता है पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा। ये पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा यहाँ से प्रवाहित होगी, पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा। पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिमी पवन अपवाह जलधारा प्रवाहित होगी, यह एक ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा आगे बढ़ेगी, इसी में आकर मिल जाती है यहाँ पर गर्म जलधारा, नाम कहलाती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा, इसमें आकर मिल जाएगी और यहाँ से आती है पश्चिम पवन अपवाह जलधारा, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। यहाँ तो अधिकांश भाग तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण से गुजर जाएगा, लेकिन कुछ भाग आकर टकराएगा दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम किनारे से, और टकराने के बाद इधर की ओर उत्तर दिशा में आगे बढ़ता है, उत्तर दिशा में ऐसे आगे बढ़ता है। तो इस जलधारा का ही भाग है, तो ये जलधारा ठंडी है, तो ये वाली भी क्या होगी ठंडी। यहीं पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है पेरू, देश का नाम है पेरू देश। पेरू देश के आधार पर इस जलधारा का नाम पड़ जाता है पेरू की जलधारा, पेरू। और इस जलधारा की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे, नाम कहलाता है हम्बोल्ट, हम्बोल्ट नाम था, इसलिए नाम पड़ जाता है हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा के नाम से। जर्मनी देश के विद्वान थे, उन्होंने खोज की थी, नाम पड़ गया हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। यह जलधारा एक ठंडी जलधारा है और अंततः आगे बढ़ती है
और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में जाकर मिल जाती है और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में यहाँ पर चक्र का क्या हुआ, निर्माण हो गया। ये जलधारा कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर चक्र का निर्माण होता है। तो ये कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज, चक्र का निर्माण करती है, नाम कहलाती है, इसी को नाम कहेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म, पश्चिमी पवनपा जलधारा ठंडी और यहाँ पर पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी। यही पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में योगदान देती है। यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है चिली देश में, यहाँ पर इस मरुस्थल का नाम कहलाता है अटाकामा मरुस्थल। चिली देश में पढ़ा था, याद करें, अटाकामा मरुस्थल। तो पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में योगदान देती है। तो ये मरुस्थल कहलाता है अटाकामा मरुस्थल और ये जाती है, आगे बढ़ती है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में जाकर मिल जाती है। तो ये समुद्री जलधाराओं का यहाँ पर चक्र है। पेरू के नाम पर पेरू की जलधारा, खोज करने वाले हम्बोल्ट, नाम पड़ गया हम्बोल्ट की जलधारा। हम्बोल्ट नहीं पहली बार, हम्बोल्ट विद्वान नहीं पहली बार यहाँ पर पनामा नहर बनाने का सुझाव दिया था। यहाँ पर एक नहर है पनामा नहर, आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये जलधारा का नाम कहलाता है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। हम्बोल्ट जर्मनी देश के विद्वान थे, उन्होंने जलधारा की खोज की तो नाम पड़ गया हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है। यह है दक्षिणी प्रशांत महासागर में समुद्री जलधाराओं का चक्र। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल है। दक्षिणी अटलांटिक का था, वैसे ही दक्षिणी प्रशांत का भी है। एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण होगा। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, देखिए ऐसे घूमेगा ये चक्र, ऐसे घूम रहा है तो चक्र कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना। ये चक्र ऐसे चल रहा है, ऐसे चलेगा तो चक्र कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। सर पता कैसे चला एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं, पता देखिए ऐसे चल रहा है, जलधाराओं के जाने की दिशा ये ऐसे है और ऐसे जब चक्र होगा, ये चक्र ऐसे बन रहा है इस तरीके से, यहां से जलधारा ऐसे बढ़ रही है। ये चक्र कौन सा है, घड़ी की सुई चलती है, उसके उल्टी चल रही है, नहीं उल्टी चलती है तो नाम पड़ गया एंटी क्लॉकवाइज चक्र कहलाएगा। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा भूमध्य रेखा के समानांतर दक्षिण विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होती है, आगे बढ़ती है, गर्म जलधारा है, आगे बढ़ेगी, पापुआ न्यू गिनी द्वीप से टकराएगी। एक भाग उत्तरी विषुवतीय जलधारा बल प्रदान करता है, दूसरा भाग पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा के रूप में आगे बढ़ता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में नाम पड़ गया पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा। और यहाँ पर वही पश्चिमी पवनपा जलधारा सारे ग्लोब में चलती है पूरी जगह। यहाँ पर आती है ठंडी जलधारा, इसी ठंडी जलधारा में आकर मिल जाएगी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा। आगे बढ़ेगी, अधिकांश भाग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण से निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग दक्षिणी पश्चिमी किनारे से टकराता है, उत्तर दिशा में आगे बढ़ता है। उत्तर दिशा में आगे बढ़ता है, नाम कहलाता है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, क्योंकि यहीं पर देश है, पड़ोस में देश का नाम कहलाता है पेरू। पेरू देश के आधार पर पेरू, खोज करने वाले हम्बोल्ट विद्वान थे, नाम पड़ गया हम्बोल्ट की जलधारा। पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा आगे बढ़ेगी और जाकर मिल जाती है गर्म दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में, और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में यहाँ पर चक्र का ऐसे निर्माण होता है। तो यहाँ पर पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा जब बहेगी तो यहाँ पड़ोस में अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में योगदान होता है। चिली देश में स्थित है अटाकामा मरुस्थल। मरुस्थलों के बारे में पढ़ा था, याद करिए, देश का नाम कहलाता है चिली देश। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़े। तो ये कहलाता है दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। कच्चा छिट्टा बना देता हूं, समय भी 5 मिनट का समय है, कच्चा छिट्टा बनाते हैं और उसके बाद में लिख डालते हैं।
यहां पर देखिएगा जलधाराओं के बारे में। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल चिली देश। पेरू देश के नाम के आधार पर पड़ गया पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। चित्र बना लीजिएगा मेरे साथ साथ। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, और ये कहलाता है दक्षिणी अमेरिका। और यहीं पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है चिली देश। चिली देश में यहां पर मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। तो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ऑस्ट्रेलिया द्वीप, ऑस्ट्रेलिया देश, पापुआ न्यू गिनी द्वीप, और यहां पर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देश। और यहां पर चक्र है जो बनता है एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निर्माण होता है। तो ये यहां पर जलधाराओं का चक्र है। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं बिल्कुल याद कर सकते हैं। रंजन सही कहा, उत्तरी व दक्षिणी विषुवतीय जलधारा हमेशा क्या होगी, गर्म। भूमध्य रेखा के निकट जो भी जलधारा हो नाम विषुवतीय है, इसका मतलब क्या होगी, गर्म होगी। ठीक है। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं, ये सारी जलधाराओं के बारे में हमने चर्चा की है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं कहलाती है। चित्र बना लीजिए, यहां पर समय हो रहा है, जल्दी से चित्र नोट कर लीजिए, बना लीजिए। ये यहां पर महत्वपूर्ण है। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं, कच्चा चिट्टा आपके सामने दर्शा दिया सारी जलधाराओं के बारे में। यहां पर बिल्कुल आपके जो भी प्रश्न होंगे टेक्निकल टीम तक और आगे पहुंचा देंगे। आप अपने कमेंट करके लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो। हाँ, जहां मैं हूं वहां डरने की कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए, बस अच्छे से पढ़ते जाइएगा। और कल मैं प्रश्न भी लेकर आऊंगा, कुछ थोड़े बहुत आपको प्रश्न भी करने होंगे। कल आपने जो पढ़ा उसके रिलेटेड प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, तो अच्छे से याद रखिए। देखिए फिर से ठंडी जलधारा ने क्या किया है, अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में योगदान दिया पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा ने।
टाइम हो गया पता ही नहीं चला तो समझ लीजिए सही दिशा में जा रहे हैं। 1 घंटा पता ही नहीं लगा तो समझ लीजिए बढ़िया दिशा में हम लोग पढ़ रहे हैं। कल इसी को हम आकर नोट कर लेंगे, कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी जलधाराएं। आज इतना ही चर्चा करते हैं, कल आएंगे प्रशांत महासागरीय जलधाराओं का चार्ट बनाकर कौन सी गर्म और कौन सी ठंडी नोट कर लेंगे। फिर आगे चर्चा करेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।